मेरा नाम राहुल है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बड़े अच्छे तरीके से की थी। मेरा बाप एक सेल्समैन था। वो मार्केट से सामान लाते और फिर घर में बैठकर उनकी पैकिंग करते, फिर शहर की दुकानों पर जाकर उसे बेच देते और उससे हासिल होने वाले आमदनी से उस घर की दाल रोटी चलाते थे। मैंने जब से होश संभाला था, मैंने अपने बाप को यही काम करते हुए पाया। उनका ये काम कोई काबिले एतराज़ तो नहीं था, लेकिन उनके इस काम में एक ऐसी बात थी जो मेरी और मेरी माँ के लिए बड़ी ताज्जुब होती थी। दरअसल मेरा बाप अपना माल हफ्ते के 3 दिन अपने ही शहर में बेचा करते थे और बाकी के 3 दिन किसी दूसरे शहर में जाकर बेचते थे। इसलिए उन्हें हफ्ते के 3 दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। अलबत्ता वो छुट्टी के दिन हमारे साथ ही गुजारते थे। कई दफ़ा मैंने और मेरी माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अपने शहर में ही काम किया करें और घर से बाहर न रहा करें, मगर वो हमारी बातों को सुनकर अनसुनी कर देते थे और हमारी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। एक दिन जब पापा अपना माल लेकर दूसरे शहर जाने के लिए घर से निकलने लगे तो मैंने पापा से कहा, पापा, जब आपका माल शहर में अच्छे दामों पर बिक जाता है तो फिर इसे बेचने के लिए आप दूसरे शहर क्यों जाते हैं, जिसकी वजह से आपको 3 दिन हमसे दूर भी रहना पड़ता है। देखो बेटा, मैं आप लोगों से दूर अपनी खुशी या मर्जी से नहीं रहता और न ही मेरे साथ रोजी रोटी का मसला है, बल्कि मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। उसे ये सब कुछ करवा रही है। कैसी मजबूरी? मैंने पापा की बात खत्म होते ही पूछा। छोड़ो बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। पापा ने यह कहकर अपना माल उठाया और घर से बाहर निकल गए और मैं वहीं ही खड़ा सोचता रह गया कि उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उनसे ये सब कुछ करवा रही है। और वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और पापा हफ्ते के 3 दिन अपने शहर से बाहर ही गुजारते रहे। यहाँ तक कि मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। पढ़ाई पूरी करके मैंने एक कंपनी में नौकरी कर ली और वक्त के साथ साथ मैं तरक्की करता हुआ उस कंपनी का बहुत बड़ा अफसर बन गया। मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मैंने बहुत बड़ा मकान खरीदा और अपने माँ बाप को लेकर उस मकान में शिफ्ट हो गया। नौकरी के तकरीबन 5 साल बाद मेरे माँ बाप एक जानवी नाम की लड़की से मेरी शादी करा दी। जानवी एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस तरह हमारा घर एक स्वर्ग की तरह हो गया था। एक रोज जब मैं मम्मी, पापा और जानवी दोपहर के खाने की मेज पर बैठे हुए थे, तो मैंने अपने बात को रखते हुए कहा, पापा, अब आप ये काम वाम सब छोड़ दें और आराम से घर में बैठें। आपको आराम की ज़रूरत है। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे काम करना होगा। मेरे बाप ने जवाब दिया, चलो ठीक है, मगर अब आप यह काम सिर्फ अपने शहर में ही किया करें, शहर से बाहर न जाया करें। मैंने पापा के जवाब पर फौरन कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को रद्द करते हुए कहा, देखो बेटा, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मुझसे ये काम मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी करवा रही है। क्या मजबूरी है? मुझे बताएं तो सही। मैंने बात काटते हुए कहा। पापा ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरी माँ को साथ लिया और उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाया और शहर की तरफ चले गए। और वो जब भी शहर से कोई सामान खरीदने जाते तो मम्मी को साथ लेकर जाते थे। इसलिए आज भी उन्होंने ऐसा ही किया था। कुदरत भी इंसान के साथ क्या-क्या खेल खेलती है, कोई शख्स नहीं जानता था। इसकी जिंदगी में आने वाला अगला लम्हा उसके लिए खुशियां लाएगा या फिर गम। उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे बापू घर से गए, अभी 1 घंटा ही गुजरा होगा कि मेरे किसी जानने वाले ने मुझे फोन किया और बताया कि मेरे माँ बाप के साथ एक हादसा पेश आ गया है और वो दोनों इस हादसे में जान गंवा बैठे हैं। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं जल्दी इससे हादसा वाली जगह पहुंचा। तब तक मेरे माँ बाप दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। मैंने उन्हें एक एम्बुलेंस में डाला और घर ले आया। मैंने अंतिम संस्कार का इंतजाम किया और शमशान घाट पर उनका दाह संस्कार किया गया। पापा और मम्मी के मरने के बाद मैं और जानवी बहुत उदास रहने लगे थे। फिर हमने उसे कुदरत का एक हादसा समझते हुए अपने आप पर काबू पाना शुरू कर दिया। इस हादसे ने मुझसे ज्यादा मेरी बीवी को सदमा हुआ था और वो ज्यादातर बीमार रहने लगी थी। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जानवी अभी इस काबिल नहीं कि घर के काम-काज कर सके। इसलिए मैंने घर के काम-काज के लिए एक नौकरानी रखने का फैसला कर लिया।
मेरे घर से 2 गलियां छोड़कर एक घर में एक नौकरानी काम करती थी। जब मैंने उसे अपने घर के काम करने के लिए कहा तो उसने बात करते हुए कहा, साहब जी, मैं आपके घर काम करने के लिए नहीं आ सकती। अलबत्ता मेरे पास एक औरत है जो किसी दूसरे शहर से किसी किस्म के धक्के खाए हुए मेरे पास आई है। साहब जी, वो बहुत ही गरीब और वो मददगार औरत है। अगर आप उसे अपने घर में काम करने की इजाज़त दे दें तो वो आपके घर के सारे काम कर देगी। ठीक है, तुम उस औरत को मेरे घर भेज देना, मैं उसे रहने के लिए कमरा दे दूंगा। ठीक है साहब जी, उस औरत ने ये कहा और अपने घर के अंदर चली गई। अगले दिन वो नौकरानी एक औरत को लेकर मेरे घर पहुंच गई। जानवी ने उसे घर का सारा काम समझा दिया और उसे रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। वो औरत हमारे सोच से ज्यादा शरीफ, मेहनती और समझदार साबित हुई। उसने आते ही घर का सारा काम बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं और जानवी उस औरत की मेहनत और समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए। अब हम बिना किसी शक और परेशानी के बगैर अपना सारा घर उस औरत की जिम्मेदारी पर छोड़कर कहीं भी चले जाते थे और उस औरत के होते हुए हमारे घर की कोई भी चीज कभी भी इधर-उधर नहीं हुई थी। फिर एक दिन मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरे सारे वजूद को झिंझोर कर रख दिया था। उस दिन मुझे दफ्तर से घर आते हुए बड़ी देर हो गई थी। घर आकर जब मैंने अपने कमरे में झांका तो मैंने देखा कि जानवी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे उठाना मुनासिब न समझा और मैं नौकरानी को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ चला गया। जब मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं दरवाजे के करीब हो गया तो रोने की आवाजें और भी तेज आने लगी। थोड़ी देर में दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा, लेकिन फिर मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। पहुंचकर मैंने देखा कि वह नौकरानी एक तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। जब उसने अचानक मुझे अपने सामने देखा तो घबरा कर खड़ी हो गई और घबराहट के आलम में उसके हाथ से तस्वीर नीचे गिर पड़ी। मैंने झुककर वो तस्वीर उठाई और उस तस्वीर को देखने लगा। जैसे ही मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो मेरी अक्ल दंग रह गई। उसी हैरत के आलम में मैं कभी तस्वीर को देखता और कभी औरत को। मैंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए वो तस्वीर नौकरानी को वापस कर दी और पूछा कि ये किसकी तस्वीर है। तो उस नौकरानी ने कहा, यह मेरी माँ और बाप की तस्वीर है साहब जी। नौकरानी का यह जवाब सुनकर मेरी हैरानगी खत्म होने के बजाय और बढ़ना शुरू हो गई और मेरी आंखों में आंसू आने लगे, मगर मैंने अपने ये जज्बात उस पर जाहिर न होने दी और फिर उससे सवाल कर डाला, अब ये कहाँ है। यह सवाल सुनकर वह नौकरानी फिर से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, साहब जी, वो हफ्ते के 3 दिन हमारे साथ रहते थे और बाकी के 3 दिन किसी और शहर में जाकर काम करते थे, इसलिए उन्हें रहना भी वहीं पड़ता था। मगर आज से कुछ महीने पहले वो अपने काम से दूसरे शहर गए, मगर फिर लौटकर नहीं आए। नौकरानी की ये दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैंने जज्बात से काम लेते हुए उससे पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। साहब जी, कुछ अरसा पहले हमारे इलाके में हैजे की महामारी आई थी और मम्मी इसकी शिकार हो गई। मेरी मम्मी भी इस जहां से हमेशा के लिए चली गई थी। तुम दूसरे शहर से यहाँ कैसे पहुंची, मैंने उससे पूछा। मेरी माँ के मरने के बाद वे घर में अकेली रह गई थी, क्योंकि वह घर किराए का था जिसका किराया मेरे पापा मेहनत मजदूरी करके अदा करते थे। इसलिए माँ के मरने और बाद में पापा के गुम होने के बाद मैं किराया अदा न कर सकती थी, तो घर के मालिक ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। घर से निकलकर मैं एक पार्क में अकेली बैठी रो रही थी, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना तो था नहीं। यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। इस नौकरानी ने, जिसने मुझे आपके घर भेजा है, मुझे रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और जब उसने मेरी दर्द भरी कहानी सुनी तो मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ इस शहर में लेकर आ गई और यूं किस्मत के धक्के खाते खाते मैं आपकी दहलीज तक आ पहुंची हूँ और यहाँ पर अपनी बात खत्म करते हुए एक बार फिर सिसकियां भरने लगी। नौकरानी की इस दर्दनाक कहानी ने मेरे अंदर एक हलचल सी मचा दी थी और उसकी इस दास्तान ने मेरे दिमाग के पेच को खोल दिए थे। समझ गया था कि मेरा बाप 3 दिन शहर से बाहर क्यों रहता था और मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम क्यों नहीं छोड़े, ताकि मुझे और मेरी माँ को इस बात का पता न चले।
अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि नौकरानी की सिसकियों की आवाज से मुझे उसके ऊपर तरस आया। मैंने उसे देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता, उसने जवाब दिया। अच्छा, देखो सुनीता, अब तुम रोना बंद करो और आराम से सो जाओ। यह कहकर मैं नौकरानी के कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। जानवी अभी भी गहरी नींद में थी। मैंने उसे डिस्टर्ब न किया और अपने बिस्तर पर खामोशी से लेटा रहा। उस रात मैं सारी रात सो न सका और सुनीता के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब सुबह मैं तैयार होकर दफ्तर जाने ही लगा था, सुनीता के कहने पर मेरे कदम रुक गए। साहब जी, मैडम जी अभी सो रही हैं। मैंने आपका नाश्ता तैयार करके मेज पर लगा दिया है। आप आराम से नाश्ता करके दफ्तर जाइएगा और मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं। सुनीता की आवाज पर मैं वापस मुड़ा, नाश्ता किया और जाते हुए मैंने सुनीता के चेहरे की तरफ देखा और फिर मैंने सुनीता का शुक्रिया अदा किया और दफ्तर चला गया। अब ये सुनीता का रोजमर्रा का रूटीन बन चुका था। वह सुबह मुझे दफ्तर के लिए तैयार करवाती, मेरे लिए नाश्ता तैयार करके मुझे नाश्ता करवाती और मेरा बैग मेरे हवाले करके मुझे दफ्तर भेज देती थी और दफ्तर से वापसी पर भी मुझसे हर चीज लेकर बड़े अच्छे तरीके से अपनी जगह पर रख देती थी और मुझे खाना देकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। मैं भी अब सुनीता का बहुत इज्जत करने लगा था। अब मैं बाहर से जो भी चीज जानवी के लिए लाता था, वो सुनीता के लिए भी लेकर आता था और ये सब मैं सुनीता के लिए इसलिए करता था। सुनीता ने न सिर्फ मेरी देखभाल करती थी, बल्कि वह जानवी की भी बड़ी देखभाल करती थी। मुझसे ज़्यादा उसके खाने, पीने, उठने, बैठने और दवाई का भी बहुत ख्याल रखती थी और उसकी इस देखभाल से जानवी जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता ने मेरी देखभाल में कोई कमी न रखी और मैं भी उसके लिए वैसी ही इस जिंदगी का ख्याल रखता था। किसी ने सच कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जानवी जब बिल्कुल ठीक हो गई तो उसकी आंखों में सुनीता का मेरे लिए देखभाल करना और मेरा सुनीता के लिए चीजें लाना खटकने लगा। भगवान जाने कब वो शक में पड़ गई थी। एक दिन जब मैं और जानवी रात को खाने की मेज पर बैठे थे तो सुनीता कमरे में आई। उसने मेज पर पानी का जग रखा और वापस जाने के लिए मुड़ी तो मैंने कहा, सुनीता। जी साहब जी, उसने मुड़कर जवाब दिया। क्या आपने खाना खा लिया है? मैं अभी खाना खा लूंगी। ठीक है, अब आप जाकर आराम से खाना खा लो। अच्छा साहब जी। सुनीता यह कहकर कमरे से बाहर चली गई तो जानवी ने मुझे गुस्से में ताना मारते हुए अंदाज में कहा, क्या बात है, आजकल नौकरानी की बड़ी इज्जत की जा रही है। मैंने जानवी की तरफ देखा और कहा, नौकरानी भी तो एक इंसान है, क्या उसका एहतराम करना गुनाह है? नहीं, मगर घर की नौकरानी पर डोरी डालना गुनाह है। क्या मतलब है तुम्हारा जानवी? इस बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? मैं दरअसल ये कहना चाहती हूँ, राहुल, तुम एक समझदार इंसान हो। जब कोई मर्द अपने घर की नौकरानी को रोजाना खाने पीने की चीजें ला कर दे, नए नए कपड़े ला कर दे, जो चीजें अपनी बीवी के लिए घर लेकर आए, तो वो ही नौकरानी के लिए भी लेकर आता हो। और तो और जब मालिक अपनी नौकरानी को तुम के बजाय आप कहकर पुकारने लगे तो इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी नौकरानी पर डोरी डाल रहे हो और रिझाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने अपनी बीमारी की हालत में नहीं देखा कि नौकरानी तुम्हारे इतने करीब आ गई है? सुबह दफ्तर के वक्त वो ही तुम्हें तैयार करती रही है और वापसी पर तुम्हारी हर चीज तुमसे लेकर अपनी जगह पर रखती रही है। देखो जानवी, अब तो हद से बढ़ रही हो। हमारे दरमियान कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। खामखा तुम अपने दिल में शक का बीज बो रही हो। नहीं जी, मेरा शक नहीं, बल्कि यकीन है कि तुम नौकरानी को रिझाने की कोशिश कर रहे हो और वो भी तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही है। खामोश हो जाओ, अब इसके आगे एक शब्द मत कहना, वरना। और फिर मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर उठा और अपने कमरे में जाकर सो गया। एक दिन मैं उठा और तैयारी करके बगैर नाश्ता लिए दफ्तर जल्दी चला गया। दफ्तर में सारा दिन जानवी के शब्द मेरे दिमाग में घुसते रहे और मुझे गुस्सा दिलाते रहे। आखिरकार मैंने फैसला कर ही लिया कि आज मैं सुनीता का सारा मामला जानवी और सुनीता के सामने खोल दूंगा, ताकि जानवी की यह शक की चिंगारी कहीं हमारे आशियाने को जलाकर राख न कर दे। दफ्तर से छुट्टी के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सुनीता को आवाज दी, मगर सुनीता न आई।
शायद वो किसी काम से बाहर गई होगी। यह सोचकर मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में जाह्नवी कुर्सी पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। ना जाने मैगजीन में कोई कहानी पढ़ रही थी कि उसका चेहरा तपते हुए अंगारे की तरह लाल हो रहा था। मैंने जाह्नवी से पूछा कि सुनीता कहाँ है? जाह्नवी ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि चली गई है। वो कहाँ गई है? कब तक वापस आएगी? मैंने पूछा। वो हमेशा के लिए चली गई है, अब वो कभी नहीं आएगी। मगर क्यों? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मैंने खुद उसे यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिया है। यह तुमने क्या किया है जाह्नवी? क्या तुम्हें उसे घर से निकालते हुए भी ख्याल नहीं आया कि उस गरीब, शरीफ, लाचार पर क्या गुजरेगी? वो बेचारी इस अजनबी शहर में कहाँ-कहाँ धक्के खाती भिड़ेगी। यह कहते हुए मैं अपना सर पकड़कर मेज पर बैठ गया। देखो राहुल, मेरे सामने ऐसे मासूम बनने की कोशिश न करो और जिस नौकरानी के लिए तुम गरीब, लाचार, शरीफ जैसे शब्द इस्तेमाल करके मेरे दिल तड़पाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए ये शब्द सही नहीं है। बल्कि ऐसी औरतों को बदकार, बेहया और रखेल जैसे शब्द मुनासिब होते हैं। तुमने उसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे थे, इसलिए तुम उस बेचारी और लाचार कहने की बजाय अपनी रखेल कहो। जैसे ही मेरे कानों में जाह्नवी के ये सब टकराए, मैं आपे से बाहर हो गया और एक जोरदार थप्पड़ मैंने जाह्नवी के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि जाह्नवी साथ रखे हुए कुर्सी पर गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने जाह्नवी को कंधों से दबाते हुए कहा, बैठी रहो इसी जगह पर और मेरी बातों को गौर से सुनो। घटिया औरत, जिस औरत को तुम मेरी रखेल कह रही हो, हकीकत में वो मेरी सौतेली बहन है। मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी करने से पहले किसी और शहर में शादी कर रखी थी और मेरे बाप की उस बीवी से सुनीता पैदा हुई थी। इस लिहाज से वो मेरी बड़ी बहन लगती है। मगर हालात ने उस बेचारी पर ऐसे जुल्म ढाए हैं कि वो अपने ही भाई के घर में नौकरानी बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। जिन दिनों तुम बीमार थी, उन दिनों मैंने उसके पास अपने बाप की तस्वीर देखी थी और वो मेरे बाप को अपना बाप बता रही थी। जब मुझे पता चला कि सुनीता हकीकत में मेरी बड़ी बहन है तो मैंने उसे अपनी हकीकत बताने के बजाय उससे अपना रवैया बदल लिया, जिसे तुम जैसे बेहया और बेशरम औरत न जाने किस किस किताब से नवाजा है। अब तुम खुद ही फैसला करो कि इसमें मेरा या सुनीता का क्या कसूर है। जब जाह्नवी को मामले की हकीकत का पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और वो उठी और उसने राहुल के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो राहुल, मैं अनजाने में एक बहुत बड़े गुनाह में शामिल हुई हूँ, लेकिन मैं इस गुनाह का प्रायश्चित सुनीता को ढूंढकर वापस घर में लाकर करूंगी। फिर मैंने और जाह्नवी ने शहर का कोना कोना छान मारा, मगर हम सुनीता को कहीं ना मिली। आखिरकार हम दोनों थक हार कर बैठ गए। यूं ही वक्त गुजरता रहा। आखिर एक दिन भगवान ने जाह्नवी को एक चांद सी बेटी दे दी। पैदा होने के बाद मेरा और जाह्नवी दोनों का दिल बहलने लगा। जाह्नवी ने मुझसे कहा, देखो राहुल, मैंने बाबा के दरबार पर मन्नत मानी थी कि जब मुझे भगवान बच्चा देगा तो मैं बाबा के दरबार पर दान करूंगी। मैंने जाह्नवी की बात को मानते हुए उसे अपनी बच्ची समेत लेकर बाबा के दरबार पर पहुंच गया। मैंने गाड़ी से सामान उतारा, दरबार में बैठे हुए भिखारियों को एक एक करके सामान देने लगा। जब मैं सबको सामान दे चुका था तो मैंने देखा कि एक औरत उन भिखारियों से थोड़े फासले पर अपने सर पर कपड़ा डाले मुंह नीचे करके बैठी हुई है। मैंने एक लिफाफा लिया और उस औरत के पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचकर मैंने कहा, ये ले लो। उस औरत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए जब अपना सर उठाया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। औरत असल में वो सुनीता थी। मैंने सुनीता को दोनों बाजुओं से पकड़ा और उसे खड़ा करके कहा, सुनीता, तुम यहाँ? उसने मुझे गौर से देखा और बोली, साहब जी आप यहाँ? सुनीता, मैंने और जाह्नवी ने तुम्हें कहाँ-कहाँ तलाश नहीं किया। फिर मैंने सुनीता से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंची? साहब जी, जब मुझे मैडम जी ने घर से निकाला था तो मैं सीधा उस नौकरानी के घर गई थी जो मुझे आपके घर छोड़ आई थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि वह सारे घर वाले अपनी नौकरानी समेत
कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मैं मायूस होकर चलती दरबार पर आ गई और थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ बैठ गई, जहाँ और भी बहुत सी औरतें बैठी हुई थीं। मैंने अपने आप को यहाँ महफूज समझा और सोचा कि जब तक वो नौकरानी वापस नहीं आ जाती, मैं यहीं रहूंगी। यहाँ मुझे खाने के लिए लंगर भी मिल जाता था और सोने के लिए जगह भी। जब सुनीता ने अपनी बात पूरी की तो मैंने सुनीता से कहा, सुनीता, जानती हो मैं कौन हूँ और तुम मेरी क्या लगती हो? जी साहब जी, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी हूँ। सुनीता ने जवाब दिया, नहीं सुनीता। फिर मैंने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और सुनीता को दिखाते हुए कहा, सुनीता, इसे जानती हो? सुनीता ने तस्वीर देखी और उसे लेकर तस्वीर को चूमने लगी। साहब जी, ये मेरे पापा की तस्वीर है। ये आपके पास कैसे आई? ये तस्वीर मेरे पास क्यों है? मैंने कहा, तो सुनो, मैं भी इसी आदमी का बेटा हूँ और तुम्हारा भाई हूँ। जब सुनीता ने यह बात सुनी तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। हाँ सुनीता, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम मेरी बड़ी बहन हो। जब सुनीता को पता चला कि मैं उसका भाई हूँ तो उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने थोड़ा पीछे हटते हुए उसे अपने बाप के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा रोने लगी। इतने में जानवी भी अपने बच्चे को उठाकर वहां आ गई। देखो जानवी, मुझे मेरी बहन दोबारा मिल गई है। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। राहुल, अब सुनीता आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे, बल्कि अपने पास रखेंगे। फिर मैंने सुनीता को बाजू से पकड़ा और चलने के लिए कहा तो सुनीता कहने लगी, नहीं भाई, मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके घर रह सकूं। देखो सुनीता, वो मेरा घर नहीं है, मेरे पापा का घर है और तुम अपने पापा के घर रहना नहीं चाहती हो। जब जानवी ने महसूस किया कि सुनीता उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है तो वो भी आगे बढ़ी और बच्चे को मुझे पकड़ाते हुए सुनीता के पांव पर हाथ रखते हुए कहने लगी, देखो सुनीता दीदी, आप अपनी भाभी को माफ नहीं करेंगी। नहीं नहीं, मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। यह तो मेरी किस्मत में ही ऐसी जिंदगी गुजारना लिखा है। आप दोनों जाएं, मेरी दुआएं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। नहीं सुनीता, अब हम आपको यहाँ से अपने साथ लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जानवी ने बच्चे मुझसे लेकर सुनीता की झोली में डालकर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत ज्यादती की है और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे माफ किया जाए, मगर यह आपकी भतीजी आज आपको मनाने आई है। आप हमारे कहने पर न सही, मगर अपने इस मासूम भतीजी के कहने पर ही मान जाएं। फिर जानवी ने बच्चे मुझसे लेकर सुनीता की झोली में डाल दी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत जुर्म की है और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे माफ किया जाए, मगर ये आपकी भतीजी आज आपको मनाने आई है। आप हमारे कहने पर न सही, मगर अपनी मासूम भतीजी के कहने पर ही मान जाएं। सुनीता ने बच्ची को उठाया और गले से लगाते हुए कहने लगी, ये मेरी भतीजी नहीं, मेरी अपनी बेटी है और दुनिया की कोई माँ अपनी बेटियों को कहना रद्द नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। फिर हमने सुनीता को साथ लिया और अपने घर आ गए। हमने अपने घर का एक कमरा सुनीता को दे दिया और हमारा वक्त खुशी खुशी गुजरता रहा। फिर भगवान ने मुझे और दो बेटे और एक बेटी की नेमत से नवाज दिया। अब मेरे दोनों बेटे और दोनों बेटियां सुनीता को बुआ कहती हैं और सुनीता भी मेरे बच्चों पर जान छिड़कती है। अब वो मेरे बच्चों के साथ हंसती खेलती खुशियों से जिंदगी गुजार रही है और हम सब भी एक अच्छी और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।